हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को आज सीखना है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी u है और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो क्या हो, कोई आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई ऐसा आर्बिट्रेरी सा ऑब्जेक्ट रख लिया जाता है तो कितने तरीके के इसमें फोर्सेस लगते हैं। अब ये कोई आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है तो ये जो फ्लो हो रहा है, इस फ्लो की वजह से जो इसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सा ना लग के किसी भी एक रिजल्टेंट किसी एक डायरेक्शन पे लग जाएगा, किसी भी एक डायरेक्शन पे लग जाएगा, जिसे हम लोग मान लीजिए F से इंडिकेट कर रहे हैं। टोटल फोर्स इस बॉडी पर किसी एक डायरेक्शन पे लग जाएगा, टोटल फोर्स। इस टोटल फोर्स के अगर इस टोटल फोर्स को हम लोग दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन पे हम लोग इसको रिजॉल्व करें तो हमें दो फोर्सेस मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स और एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हमें मिलेगा। तो टोटल फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स, DRAG, ड्रैग फोर्स। मतलब कि टोटल फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक, जिसे हम लोग FD से भी इंडिकेट करते हैं, ड्रैग फोर्स। ठीक, अब टोटल फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है उसे हम लोग बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, लिफ्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक, अब इसको इंडिकेट करते हैं FL से, लिफ्ट फोर्स। तो मतलब टोटल फोर्स को, टोटल फोर्स जो कि फ्लो होने की वजह से बॉडी पे लग रहा है, उसको दो पार्ट्स में हमने रिजॉल्व किया। एक कंपोनेंट होगा फ्लो की डायरेक्शन में जिसको हम लोग बोलेंगे ड्रैग फोर्स, और दूसरा कंपोनेंट होगा फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिसको हम लोग बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। अब ये जो टोटल फोर्स, ये जो F हमने लिया, ये फोर्स भी किन किन सर्कमस्टांसेस की वजह से होगा। तो ये जो हमने एक छोटा सा कंपोनेंट लिया था, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का छोटा सा पार्ट लिया था, तो हमने इसको ऐसे फोर्स ऐसे बना दिया। अब ये जो टोटल फोर्स है ये भी किसकी वजह से है, ये दो तरीके के फोर्सेस की वजह से है। क्योंकि अब आप लोग डायनामिक्स में लगने वाले फोर्सेस को आपने पढ़ लिया है, तो टोटल आपको पता है बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, लेकिन हर समय हम लोग सारे फोर्सेस को एनालिसिस के लिए नहीं लेते हैं, तो कुछ ही फोर्सेस को लिया जाता है। तो ये जो फोर्स हम लोग ले रहे हैं, कुछ फोर्सेस ले रहे हैं हम, यहाँ पर दो फोर्स लेंगे। पहला फोर्स लेंगे प्रेशर फोर्स, क्योंकि वाटर है तो प्रेशर फोर्स आएगा। दूसरी चीज़ है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी वगैरह कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि प्रेशर फोर्स को हमेशा हम लोग सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका पार्ट हो गया प्रेशर फोर्स। और जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस के उसमें लिया जाता है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो मतलब टोटल जो फोर्स है वो दो फोर्सेस की वजह से है, फ्रिक्शन फोर्स और प्रेशर फोर्स। ठीक है, दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। अब अगर टोटल फोर्स ही दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, तो अगर हम उनको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजॉल्व करना चाहते हैं तो सीधी बात है, हमें इस प्रेशर फोर्स को भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजॉल्व करना होगा। सेम इसी तरह हमें इस फ्रिक्शन को भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजॉल्व करना होगा, और इन दोनों के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेंगे। तो जो फोर्स हमारा वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ जाएगा, वो कॉम्बिनेशन प्रेशर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का वो पूरा कॉम्बिनेशन ड्रैग फोर्स कहलाता है। और प्रेशर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं लिफ्ट फोर्स।
ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन ड्रैग, और प्रेशर फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर ड्रैग। यानी प्रेशर ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग, ये इन दोनों को प्लस करने पर हमें क्या मिलता है, इन दोनों को न्यूमेरिकली बात नहीं हो रही है, ये एनालिटिकल वे में बात हो रही है। अब अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो सीधी बात है माइनस हो जाएगा, ठीक। मतलब कि इतना कि प्रेशर फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स। सेम इसी तरह प्रेशर फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी को, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर लिफ्ट। और फ्रिक्शन का वो कंपोनेंट जो कि लिफ्ट फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन लिफ्ट। तो टोटल इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारा लिफ्ट फोर्स जनरेट करेगा और ये हमारा ड्रैग फोर्स जनरेट करेगा, ठीक। अब मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसी, अब आपके सामने ये वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फ्लो था, और अब आपके सामने एक बहुत ही चिकने सरफेस की एक बॉडी रख दी गई है जो ये स्ट्रीम लाइन, इन्हें बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन के पैरेलल में है, ठीक है। मतलब जो बॉडी का सरफेस है वो स्ट्रीम लाइन के जो सरफेस है उसको टच करता हुआ है, ठीक है, पैरेलल है। तो क्या सिनेरियो होगा जब ऐसा है, तो फिर सीधी बात है जो फ्रिक्शन होगा वो डायरेक्टली कैसा लगेगा, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। तो यानी प्रेशर का कोई भी कंपोनेंट जब ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में है, मतलब ये पूरा का पूरा प्रेशर फोर्स किस में जा रहा है, लिफ्ट फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है। डायरेक्शन कोई भी हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मतलब कि प्रेशर का पूरा कंपोनेंट लिफ्ट फोर्स जनरेट करेगा, यानी प्रेशर का कोई भी कंपोनेंट ड्रैग के साथ नहीं होगा। मतलब कि ड्रैग की वजह से जो प्रेशर की वजह से जो ड्रैग होता था, यानी प्रेशर ड्रैग फोर्स जो है वो नेग्लेजिबल होगा या ज़ीरो होगा। तो इस तरीके की बॉडी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन्ड बॉडीज़। स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ हैं, इसको देखिए मैंने लिखा भी है, जो स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती हैं वो ऐसी स्ट्रीमलाइन जो बॉडीज़ होती हैं ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो जिनका सरफेस जो है वो स्ट्रीमलाइन से कोइंसाइड करता है। दूसरा ये है कि इसमें प्रेशर ड्रैग जो होता है वो बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट जो है वो प्रेशर ड्रैग क्रिएट करता है, बहुत ही छोटा कंपोनेंट होगा जो प्रेशर ड्रैग को क्रिएट करेगा। अब दूसरी तरीके का बॉडी हम लोग ऐसा मान सकते हैं, अगर बॉडी कोई ऐसा है, इधर से ऐसे लग रहा है, ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्लो हो रहा है, अगर ऐसा कोई केस आता है तो ऐसा कोई बॉडी है जिसका सरफेस जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तब क्या होगा कि जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर फोर्स का एक मेजॉरिटी में जो प्रेशर फोर्स का जो कंपोनेंट है वो ड्रैग के साथ रहेगा। मतलब कि प्रेशर ड्रैग जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा फ्लो के लिए। तो जब हमारा जो सरफेस है, ऐसी बॉडी जिसका सरफेस जो है वो स्ट्रीमलाइन से कोइंसाइड नहीं करता है, तो इस तरीके की बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लफ बॉडी। दो तरीके की बॉडीज़ आपने देखी, स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ एंड ब्लफ बॉडीज़। बहुत ही इजी है, जब बॉडी का सरफेस जो है वो स्ट्रीमलाइन से कोइंसाइड होता है तो इस तरीके की बॉडी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, और जब बॉडी का जो सरफेस है वो स्ट्रीमलाइन से कोइंसाइड नहीं करता है तो इस तरीके की बॉडीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्लफ बॉडी। तो दो आप लोगों ने सीखे, स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ एंड ब्लफ बॉडीज़। अब हम लोग सीखते हैं सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। सेपरेशन क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, ये सब आप लोगों को अब
जानना है। तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने जितने भी केसेस मैंने आप लोगों को बताए उसमें मैंने एक फ्लैट प्लेट का ही एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है। फ्लैट प्लेट का एग्ज़ाम्पल देने का क्या वो होगा, देखिए अगर ये सरफेस इतना हम लोग फिक्स माने, इसके बीच में हम लोग एक फ्लैट प्लेट रखें। फ्लैट प्लेट का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, मतलब थिकनेस उसकी बहुत कम है। तो अगर हम लोग ये थिकनेस पूरी ले रहे हैं, तो अगर इस जगह पे भी थिकनेस लेंगे तो ये इसकी वजह से जो थिकनेस जो कमी आई वो बहुत ही कम है, निग्लेजिबल थिकनेस हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो अब हम थिकनेस मतलब फ्लैट प्लेट पे अगर हम लोग काम ना करें, उसकी जगह हम लोग एक कर्व्ड सरफेस ऐसे बीच में मान लें, ऐसा कर्व्ड सरफेस सा मान लें, तो क्या होगा, अब ये जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर अवेलेबल थिकनेस और यहाँ पर फ्लो के लिए अवेलेबल थिकनेस में अब डिफरेंस आएगा। तो जो पहले केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए वो थोड़ा सा अलग तरीके से अब यहाँ पर ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। होगा क्या कि देखिए, ऐसे भी आप लोगों को पता है कि एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है वो ग्रोथ करने लगती है, मतलब बड़ी थिकनेस उसकी बढ़ती जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि वेलोसिटी आगे जाने पर धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, क्योंकि काइनेमेटिक एनर्जी जो होती है वो उसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर लॉस होने लगता है। अब यहाँ पर एक तो चीज़ वहाँ पर हो ही रहा था, ठीक है, और जो बैलेंस हो रहा था वो कैसे बैलेंस हो रहा था उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर और क्या सिनेरियो, यहाँ पर और भी कुछ वर्स कंडीशन हो जाती है। वो क्या होता है, देखिए अगर हम ये हमने बाउंड्रीज हमने मान लीजिए फिक्स कर दी। अब हम लोग अगर बात करें तो अगर दो सेक्शन ले लीजिए, एक सेक्शन ये ले लीजिए, दूसरा सेक्शन अगर यहाँ पर ले लीजिए, तो सेक्शन ए पर सेक्शन 1 जो है उस पर क्या है, अवेलेबल एरिया जो है यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है फ्लो के लिए, और यहाँ पर चूँकि ये पार्ट एरिया के लिए नहीं है तो बचा हुआ पार्ट ये और ये, इसकी वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है अवेलेबल जो है यहाँ पर कम हो गया है। जब अवेलेबल एरिया कम हो गया है तो सीधी बात है कि प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग वेलोसिटी का कुछ इफ़ेक्ट मान लीजिए ना भी लें, तब वेलोसिटी का जो इफ़ेक्ट है अगर हम लोग उसको थोड़ा सा कंसीडर पहले तो कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर एरिया बढ़ा है तो सीधी बात है कि अगर एरिया जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास कम ही होगी। लेकिन अगर फ्लो के लिए एरिया जो है वो कम होने लगता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है उसमें क्या है, एरिया कम होता चला जा रहा है, मीन्स क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। मान लीजिए ऐसा हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एनर्जी को अगर हमें सेम रखना है, डेटम हेड में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बचे दो हेड, वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड। अब यहाँ पर वेलोसिटी कम थी, आगे जाने पर वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी हेड जो है वो बढ़ रहा है। सेक्शन 1 पर वेलोसिटी हेड कम है, सेक्शन 2 पर वेलोसिटी हेड ज़्यादा है, और एनर्जी दोनों जगह हम लोग अगर बैलेंस माने तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर हेड सेक्शन 1 पर और प्रेशर हेड सेक्शन 2 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चूँकि सेक्शन 1 पर वेलोसिटी हेड कम है तो प्रेशर हेड ज़्यादा होगा, प्रेशर हेड यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सेक्शन 2 पर चूँकि वेलोसिटी हेड ज़्यादा है इसलिए प्रेशर हेड क्या होगा, कम होगा एनर्जी बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखी कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो मतलब प्रेशर आगे जाने पर धीरे धीरे कम होता जाता है। जब धीरे धीरे कम होता जाएगा प्रेशर आगे जाने पर तो मतलब कि प्रेशर में जो डिफरेंस है वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग बात करें डेल पी की तो वो क्या हमें मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है निगेटिव, ठीक। और अगर डेल पी बाई डेल एक्स की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये निगेटिव कब तक रहेगा, जब तक कि मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ना मिल जाए। जैसे कि देखिए ये केस है, यहाँ पर देखिए ये जो हमने यहाँ पर जो कर्वेचर लिया गया है वो कुछ ऐसा लिया गया है। तो ये जो सी पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता ही चला जा रहा है, मतलब कि प्रेशर डी पी बाई डी एक्स है वो निगेटिव
वे में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव ही रहेगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, मिनिमम अचीव करेगा, ठीक है। और इसके जस्ट बाद अब देखिए प्रेशर जो है यहाँ पर अवेलेबल एरिया क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो वही चीज़ जो हमने बताई कि प्रेशर डिफरेंस जो है वो नेगेटिव होता है, वही अब अलग हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर ग्रेडियंट है, वो अब क्या होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा। मतलब कि ये जो प्रेशर का जो ग्रेडियंट है वो कुछ इस तरह होगा कि अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर ग्रेडियंट निगेटिव हो जाता है। एक मिनिमम एरिया, जो आपका जो मैक्सिमम एरिया होगा उस जगह पर प्रेशर मिनिमम होगा, और फिर से जब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है धीरे धीरे देखिए कर्वेचर ऐसे कम होने लगता है, मतलब अवेलेबल एरिया फ्लो के लिए बढ़ने लगता है, तो अब क्या हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो मैंने बताया वो प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा बाउंड्री क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लोग का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बीच में कोई ऐसा कर्वेचर आ गया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो फ्लैट प्लेट की तरह नहीं है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक चीज़ आपको पता होगी कि जैसे फ्लैट प्लेट में आगे बढ़ने पर क्या होता जाता था, वेलोसिटी लॉस होता था, लेकिन फिर भी उसमें वेलोसिटी हम लोग कैसे कवर करते थे उसका फिनोमिना थोड़ा जानते हैं। देखिए जैसे अगर ये फ्लैट प्लेट है, ठीक है, ऐसे फ्लैट प्लेट है, दो सेक्शन ले लेते हैं, दो सेक्शन लिया हमने, इस जगह पर मान लीजिए ऐसे फ्लो है, ठीक है, ये बाउंड्री लेयर है, इस जगह पर u वेलोसिटी थी। जैसे हम लोग एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लीजिए u डैश हो गया, जो कि क्या है, u से क्या है, कम है, u डैश हुआ u से कम है, क्योंकि काइनेमेटिक एनर्जी कम हो रही है आगे, तो सीधी बात है v जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें इस v को हमें बैलेंस भी करना है, तो होगा क्या, मोमेंटम ट्रांसफ़र का फिनोमिना यहाँ पर होगा। मोमेंटम ट्रांसफ़र का फिनोमिना का क्या मतलब है, यहाँ पर तो कैपिटल U वेलोसिटी है ना, तो ये लेयर अपना वेलोसिटी ट्रांसफ़र करेगी अपने पास वाले लेयर को, यहाँ पर थोड़ा वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा और ट्रांसफ़र होगा और इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा। मोमेंटम ट्रांसफ़र के बाद ये जो U डैश था, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो आगे जाने पर जो वेलोसिटी में लॉस हो रहा है उसको काफ़ी हद तक कंपनसेट कर रहा है मोमेंटम ट्रांसफ़र, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से कंपनसेट नहीं कर पाता है, धीरे धीरे कंपनसेट करता है, तभी तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मतलब कि जब जो सबसे आउटर लेयर है वो अपना वेलोसिटी नीचे वाली लेयर को ट्रांसफ़र कर देगा थोड़ा सा, तो सीधी बात है उसका वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा, इसी तरह तो ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर होता जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, अब अगर कर्वेचर ऐसा है, जब अगर कर्वेचर ऐसा है और यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर सेक्शन ले रहे हैं, अब इनमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, फ्लो के लिए जो अवेलेबल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो सीधी बात है वेलोसिटी बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फेज़ को देखिए, इस फेज़ में क्या होगा, अब हम हमने ये वाला फेज़ बनाया, अब इस फेज़ में क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन, ये इसका एरिया ये ऐसा है, अब ये अवेलेबल एरिया जो है वो देखिए, ये जो अवेलेबल एरिया है वो अब क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अवेलेबल एरिया बढ़ने लगा मतलब वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, आगे जाते जाते वेलोसिटी कम होने लगेगी। पहले ही आगे बढ़ने पर वेलोसिटी कम हो रही थी, मोमेंटम ट्रांसफ़र से एनर्जी वेलोसिटी को धीरे धीरे वो किसी तरह से बना रहा था बाउंड्री लेयर में। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, अवेलेबल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने की वजह से फिर से वेलोसिटी कम होने लगी, तो ये जो लॉस होता है वेलोसिटी का, ये अब सिचुएशन कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है कि कुछ दूर तक अब जो बाउंड्री लेयर बनेगी वो क्या होगी, मान लीजिए पहले से ऐसे बाउंड्री लेयर से चलती चली आ रही है, ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पर जो पार्टिकल यहाँ से सरफेस से जो चिपका हुआ है वो अब इतनी एनर्जी नहीं रह पाती उसमें कि वो अब इस सरफेस से चिपका रहे, क्योंकि फ्रिक्शन के अपोजिट में भी काम करना पड़ रहा है,
ठीक है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ये इसकी सरफेस को छोड़ देता है, तब ये फ्लो जो है वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर इस जगह पर अगर आप बाउंड्री जो आपका वेलोसिटी का जो वेरिएशन है उसको देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो वेलोसिटी का आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इस जगह पर बनाएंगे तो भी आपको वेलोसिटी ऐसा दिखेगा, इस सेक्शन पर बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ पर आपको वेलोसिटी देखेगा इधर की साइड और इधर आपको वेलोसिटी ऐसा उल्टा दिखने लगता है। मतलब कि जो फ्लो होता है वो कैसा बनने लगता है, तो हमने आपको वेलोसिटी का प्रोफाइल बना के दिखाया। अब जो फ्लो होता है ना वो ऐसे बनने लगता है, ये ऐसे होने लगता है। ये क्या होता है, ये एडीज क्रिएट हो रही होती हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर देखिए, वही चीज़ शो की गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस जगह से जो बाउंड्री लेयर है वो सेपरेट हो जाती है, तो इस पॉइंट को हम लोग सेपरेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा फिनोमिना है जो मैंने डिस्कस किया कि बाउंड्री लेयर सेपरेट हो जाती है कर्व्ड सरफेस से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन, ठीक। बाउंड्री लेयर सेपरेशन, कोई भी पॉइंट अगर बाउंड्री लेयर में लगा हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर इज़ नॉट सेपरेटेड टिल नाउ। लेकिन अगर पॉइंट कोई भी पार्टिकल बाउंड्री लेयर से हट चुका है तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर इज सेपरेटेड नाउ। और ऐसा पॉइंट जिसमें जस्ट अगर उसके जस्ट आगे बढ़ा तो उसके बाद बाउंड्री लेयर सेपरेट हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्ज ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ए से लेकर एस तक का जो पार्ट है वो हमारा है बाउंड्री लेयर इज़ नॉट सेपरेटेड टिल नाउ, और एस से लेकर आगे का जो पार्ट है वो है बाउंड्री लेयर इज़ सेपरेटेड नाउ, और जो एस पॉइंट है वो क्या है, वर्ज ऑफ सेपरेशन। ये तो मैंने आपको बता दिया कि थ्योरेटिकल वे में मैंने आपको बता दिया कि जो अगर डायग्राम बना है तो हम लोग देखकर बता सकते हैं कि बाउंड्री लेयर सेपरेटेड है या नहीं है। लेकिन अगर बाउंड्री लेयर, अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है और हमें ये पहचानना है कि उस क्वेश्चन में बाउंड्री लेयर सेपरेटेड है कि नहीं, ये बताइए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए कंडीशन गिवन है, ये देखिए डेल यू बाई डेल वाई एट y इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू निगेटिव मिलती है तो मतलब कि फ्लो जो है वो सेपरेट हो चुका है। स्मॉल u का इक्वेशन आपको दिया जाएगा क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो उसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर y की जगह पर रख देना है 0। अगर वैल्यू निगेटिव मिलती है तो मतलब कि फ्लो सेपरेट हो चुका है। और डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई एट y इक्वल टू 0, अगर वैल्यू मिलती है 0 तो मतलब कि द फ्लो इज़ ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन। और अगर डेल यू बाई डेल वाई एट y इक्वल टू 0 वैल्यू मिलती है पॉजिटिव तो मतलब कि फ्लो इज़ नॉट सेपरेटेड टिल नाउ। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स यूनिट 5 के बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत सबसे छोटा यूनिट है आपका। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर डेल यू अपॉन डेल वाई एट y इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ जाती है 0 तो मतलब कि फ्लो इज़ ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन। वैल्यू आती है निगेटिव तो मतलब फ्लो है सेपरेटेड। वैल्यू आती है पॉजिटिव तो मतलब फ्लो इज़ नॉट सेपरेटेड, मीन्स टिल अटैच्ड। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग वेलोसिटी प्रोफाइल्स डिटरमाइन वेदर द फ्लो हैज़ सेपरेटेड or on the verge of separation or will attach with the surface। आपको 3 केसेस दिए गए हैं, आपको तीनों के लिए चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वेलोसिटी प्रोफाइल ले लेते हैं जो कि था ये। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए du अपॉन dy, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो u इक्वल टू हो जाएगा क्या, वैल्यू ये। अब इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 3u बाई 2 डिवाइड बाई डेल तो एज इट इज़ आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। इधर 2u बाई 2 डेल क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा
ये u/2 डेल क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा और y क्यूब हो जाएगा 3y², तो 3y²। ठीक, अब हमें यही वैल्यू चाहिए, डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू चाहिए y इक्वल टू 0 पर। तो जहाँ जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे 0 रख देते हैं। तो इस टर्म में देखिए y है ही नहीं, इस टर्म में y² है तो हो जाएगा 0, यानी ये टर्म हो गया 0। तो यहाँ पे क्या बचा 3u/2 डेल। अब देखिए u क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, और डेल एक थिकनेस है, बाउंड्री लेयर थिकनेस है, जो कि कभी निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब कि 3u/2 डेल क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। जब एक पॉजिटिव वैल्यू है मतलब कि डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0 पे एक पॉजिटिव वैल्यू मिली है, मतलब कि अभी जो सरफेस है वो जो आपका प्रोफाइल है, ये जो सरफेस है उससे अटैच है, अभी बाउंड्री लेयर सेपरेशन नहीं हुआ है। अब दूसरा प्रोफाइल देखते हैं। इस प्रोफाइल में देखिए ये है u का वैल्यू आया, ये फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2u डिवाइड बाई डेल स्क्वायर, u² हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा y बाई डेल क्यूब 3y²। तो एट y इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू रखेंगे हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी क्या, ये यहाँ पर भी रखेंगे 0, मतलब डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आ गई 0। एट y इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू आ गई 0 आ गई, मतलब डेल u अपॉन डेल y एट y इक्वल टू 0 इज 0। इट मीन्स द प्रोफाइल इज ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन। द थर्ड प्रोफाइल इज एज फॉलोज। इसको हम लोग को फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ये आया, इसमें y इक्वल टू 0 रख देना है, y इक्वल टू 0 रखा, वैल्यू क्या मिला, हमें मिला ये माइनस का 2u/डेल। अब u कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डेल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो सीधी बात है इसके साथ चूंकि निगेटिव लगा हुआ है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब अब क्या है, डेल u अपॉन डेल y एट y इक्वल टू 0 इज नेगेटिव। इट मीन्स द फ्लो हैज़ बिन सेपरेटेड। ठीक है, तो ये जो आप लोगों ने सीखा, अभी आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने ये सीखा कि ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स क्या होता है, और ब्लफ बॉडी क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ क्या होती हैं, बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या होता है, क्यों होता है, और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अगर डायग्राम दिया गया है तो कैसे पहचानेंगे कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो चुका है या नहीं, और अगर क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनमें हम लोग कैसे निकालेंगे कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो चुका है कि नहीं, ये आप लोगों ने सीख लिया है। यूनिट 5 में सिर्फ इतना ही आप लोगों को सीखना है जो कि ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।